एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आम इंडियंस की बुनियादी जरूरत है और वो इसे रहने के लिए खरीदते हैं। लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं इन्वेस्टर्स निवेश के लिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी चूंकि निवेश के लिए खरीदा जाता है और ऐसे लोग निवेश को बेहतर समझते हैं, इसलिए यहां पर प्रॉपर्टी बायर का रियल एस्टेट नॉलेज ज्यादा होता है। आमतौर पर लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में वो सब इमोशनल गलतियां नहीं ही करते हैं जो वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक घर खरीदते समय करते हैं। राइट, यही है ना एक जनरल परसेप्शन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बजाय कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर। बट रॉन्ग, ये परसेप्शन गलत है और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते समय भी लोग कई सारी गलतियां करते हैं और यहां भी उतनी ही सावधानी की जरूरत होती है जितनी कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर किसी और तरह के निवेश में। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा रिवार्ड तो दे सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल रिटर्न से, लेकिन यह ज्यादा ही रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। दरअसल इस देश में सारा प्रॉपर्टी मार्केट ही ऐसे बिजनेस मॉडल के तहत काम करता है कि एक आम प्रॉपर्टी खरीदार को हर कदम पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाले माइंडसेट के साथ रहना पड़ता है, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हों या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर कई सारे सवाल मेरे मेल बॉक्स में पड़े हैं जब से ही मैंने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर अपना पिछला वीडियो बनाया था, और इन सब में सबसे अहम सवाल यह है कि वो क्या क्या चेकलिस्ट हैं जो आमतौर पर लोग मिस कर जाते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते समय। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। यहां मैं इन्वेस्टमेंट और रेंटल रिटर्न के लिए खरीदे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और खुद के यूज के लिए खरीदे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान हो या ऑफिस, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। वो इसलिए भी कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ओवरऑल चेकलिस्ट में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका खरीदने का पर्पस क्या है। और दूसरी बात जो इसी से जुड़ी है वो ये कि मैं ये टॉपिक नहीं ही टच करूंगा कि आपको कहां खरीदना चाहिए, कौन सा लोकेशन सुटेबल है आपके लिए और एरिया कितना फुटफॉल वाला होना चाहिए। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो सब प्राइमरी रिसर्च करने के बाद ही आपने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, चाहे कोई शॉप हो या ऑफिस स्पेस, उसमें इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। और वैसे भी लोकेशन कैसा होना चाहिए और आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर अलग अलग वीडियो में काफी बात हो चुकी है। प्रॉपर्टी प्राइस के लिए भी मैं कई मौकों पर बता चुका हूं कि आप उसके रेंटल रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन को जरूर देख लें। और हां, प्रॉपर्टी का रेट बिल्डर से नेगोशिएट करने से पहले मार्केट में कॉम्पिटिंग कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के रेट भी पता कर लें। ये वो बेसिक बातें हैं जिस पर यूं भी बहुत से वीडियो बन चुके हैं। आज जरूरत इस बात की है कि आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के उन पहलुओं पर ध्यान दिलाया जाए जो आम तौर पर पहली बार कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते समय लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और अक्सर ही जब तक समझ होती है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के डायनेमिक्स क्या होते हैं, वो अपना पैसा ऐसी जगह और ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस में फंसा देते हैं जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। चूंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं रियल एस्टेट को, इसके इनसाइड रियलिटीज को और सबसे जरूरी बात यह कि इसके चीटिंग कल्चर को बेहतर समझता हूं, इसलिए मैं आज कुछ उन पॉइंट्स पे बात करूंगा जो आमतौर पर फाइनेंस की दुनिया में इन्वेस्टमेंट की सलाह देने वाले भी समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए भी कि कोई इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली जितना जरूरी है समझना, उतना ही जरूरी है रियल एस्टेट में उसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट को समझना। और ऐसे ऑपरेशनल एस्पेक्ट को तो कोई इंडस्ट्री इनसाइडर ही आपको बता सकता है, जिसने इंडस्ट्री की ग्राउंड रियलिटीज को सालों तक देखा और समझा है। सबसे पहले तो किसी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, चाहे आप मॉल में स्पेस ले रहे हो या किसी कॉमर्शियल बिजनेस सेंटर में, आपको यह जानने की जरूरत है कि वो पूरी तरह से सेल मॉडल में है या फिर बिल्डर ने कुछ हिस्सा लीज मॉडल पर भी रखा है। आपको एक बात समझना है कि अगर वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पूरी तरह से सोल्ड आउट है तो एक बार बनाकर प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद बिल्डर का अमूमन उस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं ही रह जाता है।
कुछ अपवाद बिल्डर्स ही हैं इंडिया में जो कि अपनी ब्रांड वैल्यू बनाए रखने के लिए कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को लेकर सोचते भी हैं। आज शहर में कितने ही शॉपिंग मॉल्स और बिजनेस सेंटर्स सिर्फ इसलिए डेजर्टेड पड़े होते हैं कि बिल्डर ने बस बनाकर बेच दिया और फिर वो मेंटेन हो ही नहीं पाया, नहीं चला सके बायर्स उसे, क्योंकि अलग अलग ही बिजनेस के लोग उसे खरीद कर बैठे हैं और वो बस खंडहर बना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर अब एक हल्दीराम जैसा ब्रांड किसी रिटेल शॉप में स्पेस नहीं लेगा अगर बगल वाली शॉप का मालिक देसी हलवाई की दुकान खोलकर बैठा है तो। दूसरी तरफ अगर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पूरी तरह से लीज मॉडल पर है तो फिर आप वहां खरीद ही नहीं सकते हैं, केवल किराए पर ही ले सकते हैं। लेकिन अगर वो मिक्स मॉडल है, यानी कि कुछ पार्ट सेल मॉडल है और कुछ लीज मॉडल है, तो आप वहां खरीद भी सकते हैं और फिर उसके लिए बिल्डर का इंटरेस्ट बना रहेगा। बिल्डर वो सारे ही प्रयास करेगा कि प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस भी ठीक रहे और वहां बड़े बड़े ब्रांड्स भी लाए जाएं। ऐसा इसलिए कि बिल्डर का एक रेकरिंग रेंटल इनकम है वहां से और उसकी खुद की भी प्रॉपर्टी है उसमें। मसलन कि एक मिक्स्ड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में बिल्डर का अगर अपना होटल है और कुछ रिटेल शॉप्स भी, तो जाहिर है कि उस प्रोजेक्ट को वेल मेंटेन रखने में, बड़े ब्रांड्स की लीजिंग कराने में और कांस्टेंट एप्रिसिएशन कराने में बिल्डर का ही इंटरेस्ट है। नॉर्मली कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ऐसे प्रोजेक्ट्स ज्यादा सफल रहते हैं, बड़े ब्रांड्स वहां आते हैं और वहां का इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। लेकिन यहां पर कुछ बातें हैं जो आपको लिखित में लेनी चाहिए। मसलन कि बिल्डर ने बेचते समय यह प्रॉमिस कर दिया कि लीजिंग राइट उसके पास रहेगी या फिर ऑलरेडी लीज्ड आउट है, तो आपको यह समझना है कि ऑलरेडी लीज्ड आउट का मतलब यह है कि ज्यादा किराया मिलने की सूरत में भी आप किसी और को लीज पर नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ कल को आप खुद का कोई बिजनेस सेटअप करना चाहें तो क्या ऑप्शन है आपके पास। यह मसला अक्सर ही मॉल में रिटेल स्पेसेज के साथ होता है। अगर आप कोई अपना स्टोर खोलना चाहें तो क्या आपके पास यह राइट है कि आप जो रिटेल स्टोर खोलना चाहें वो खोल सकते हैं, या फिर बिल्डर की मॉल के जिस फ्लोर पे जिस तरह के ब्रांड मिक्स की पॉलिसी है वही आपको माननी पड़ेगी। ये सारे ही वो मसले हैं जो आमतौर पर इंडियंस नहीं सोचते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते समय, और बाद में बिल्डर के साथ विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए ये सारे ऑप्शन आपको समझकर और रिटर्न में लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में एश्योर्ड रिटर्न के चक्कर से आपको हर हाल में बचना चाहिए। एश्योर्ड रिटर्न बिल्डर आमतौर पर तभी देता है जब वो कम इंटरेस्ट पर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने की हालत में नहीं हो और आप बायर के तौर पर पूरा पैसा डाउन पेमेंट करके उसके फाइनेंशियर बन रहे हो। सुनने में अच्छा लगता है कि 9 या 10% रिटर्न मिलेगा हर साल प्रोजेक्ट पूरा होने तक, और अक्सर ही लोग बिल्डर के ऐसे लुभावने ऑफर में फंस ही जाते हैं। लेकिन यह एक रिस्की गेम है और एक इंडिकेटर भी है कि बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट रिलायबिलिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने अच्छी नहीं है। आपके लिए रिस्क यह है कि अगर प्रोजेक्ट पूरा होता चला गया और बिकता गया तो बिल्डर नए बायर के पैसों से पुराने बायर्स का एश्योर्ड रिटर्न देता रहेगा, नहीं तो फिर फंस गए आप। जब नए बायर्स नहीं आएंगे तो बिल्डर पैसा देगा कहां से एश्योर्ड रिटर्न के नाम पर। अगर आपको चेक एडवांस में मिला भी है तो वो भी बाउंस होने लगेगा। एश्योर्ड रिटर्न के लालच में पूरा डाउन पेमेंट करने की बजाय आप कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट ही करते रहें ताकि आपका रिस्क थोड़ा कम रहे। जहां तक संभव हो कैश देने से बचें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्रोजेक्ट अटकने या बिल्डर से कोई डिस्प्यूट होने की हालत में आप सिर्फ वो पैसा ही क्लेम कर पाएंगे जो आपने चेक से दिया है। और हां, अगर प्रोजेक्ट सेल और लीज दोनों मॉडल में है तो आप बिल्डर से लिखित में ले लें कि आपके लिए एग्जिट ऑप्शन क्या है, किस स्टेज में आप प्रोजेक्ट को बेच सकते हैं, और बिल्डर के एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं है। अगर बिल्डर का पूरा यूनिट नहीं बिका है या प्रोजेक्ट पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है तो क्या ऐसे में रीसेल रोका तो नहीं जाएगा। चूंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना एक घर खरीदने की ही तरह इमोशनल फैसला नहीं होता है, इसलिए आप अपना डिसीजन सारे ही रैशनल पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही लें। यह ना भूलें कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंटल रिटर्न रेजिडेंशियल से ज्यादा होता है तो इसका फ्लॉप रेट भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज्यादा है।
एक हाउसिंग प्रोजेक्ट चाहे जैसा भी हो, लोग उसमें रहने आ ही जाएंगे, चाहे सस्ते घर खरीदने के ही लालच में। लेकिन ब्रांड्स नहीं आते हैं एक पिट चुके कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, चाहे सस्ता रेंटल ही क्यों न मिले। आज हर शहर में जाने कितने ही मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बिजनेस सेंटर्स हैं जो खाली पड़े हैं और इन्वेस्टर का पैसा फंसा पड़ा है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा रेंटल रिटर्न तो दे सकता है, लेकिन कई मायनों में ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज्यादा ही रिस्की हो सकता है। ऐसा इसलिए भी कि यहां एंट्री कॉस्ट हाई है। बैंक लोन अगर मिले भी तो ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर ही मिलता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरह का कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं है और टेनेंट न मिलने पर लंबे समय तक प्रॉपर्टी वैकेटेड रह सकता है, जबकि उसकी मेंटेनेंस हाई होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ना तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरह से बिल्डर के साथ पोजीशन के बाद के क्लॉजेस आसानी से समझने लायक होते हैं, और ना ही कल को आप एसोसिएशन बनाकर बिल्डर से प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस टेक ओवर कर सकते हैं। और इसलिए जरूरी है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर क्लियर रहें और सब कुछ मांग लें लिखित में। और ऐसी जरूरी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों के जवाब हम दे सकें अपने अगले वीडियो में। शुक्रिया।